Now come to the first question. Let T and C are the transverse and conjugate axes of the hyperbola. Then area of the region above parabola, below transverse axis and on right side of conjugate axis. अच्छा, जो क्लास 12 में है उनको तो पता है एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. क्लास 11 के स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता तो मैं वैसे बता देता हूँ. आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन तो कर रखी होगी फिजिक्स में, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं. अगर हम कहें एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होता है, पावर रूल एक्स क्यूब बाय 3, ये पता है. साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. अगर हम डेफिनेट की बात करें, मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, तो अब कैसे करते हैं इसमें, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, पहले 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 1 पुट करेंगे 1 क्यूब बाई 3, कितना बनाइए 27/3 9 माइनस 1/3 26/3, ये इसका आंसर आ गया. ये किया हुआ है, फिजिक्स में किया हुआ है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल टूल्स जब पढ़े होंगे आपने तब ये करवाया होगा. याद है कि नहीं याद है? सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्स रेज टू पावर n dx. इसका अगर इंटेग्रल करना है तो x की पावर n+1 बाय n+1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. जब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन करनी है, मान लो अल्फा टू बीटा, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम अल्फा टू बीटा वैल्यूज पुट करेंगे. इसका मतलब क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्ट है वो बाहर कर दो, n+1 बाहर आ गया, x की जगह बीटा करो, बीटा रेज टू पावर n+1, फिर अल्फा करो माइनस लगा के, अल्फा रेज टू पावर n+1. ये अब सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा. ये चीज़ क्लियर है? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है. दिस इज कॉल्ड अ डेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ पे होता है, ये एरिया फाइंड आउट करने में यूज़ होता है. लेट अस से आपके पास ये एक फंक्शन है fx, इसकी कर्व ऐसे है, ये एक फंक्शन है gx, इसकी कर्व ऐसे है, और मान लो आपने ये वाला जो पॉइंट है, मान लो ये a है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है मान लो ये b है, और आपने ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है. एरिया, ऊपर कर्व कौन सी है, fx, नीचे कौन सी है, gx. तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू fx माइनस gx, और हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना है, a से कहाँ तक, b तक, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो गई, जहाँ तक एरिया बोला गया था वो वाला एरिया कैलकुलेट किया और ख़त्म. ठीक है, ये बात क्लियर है? ये वाली बात समझ में आई? अब ये कॉन्सेप्ट इसमें लगना है क्योंकि इसमें एरिया लिखा हुआ है ना, तो इसलिए ये वाली चीज़ इसमें यूज़ की जाएगी. मैंने थोड़ा सा इसलिए रफ आइडिया दे दिया है. लेटर ऑन जब आप, अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए एक बार, लेटर ऑन जब आप +2 में जाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा टॉपिक कर लेंगे, एरिया अंडर द कर्व्स, तो आपको ये पता चल जाएगा, याद ही हो जाएगा कि ऐसे ऐसे एरियाज कैलकुलेट किए जाते हैं. अब तो पहले अपनी इक्वेशन देखते हैं ज़रा, क्या गिवन है, 16x², फिर x वाली टर्म है 64x, फिर y² नेगेटिव प्लस 4y इज इक्वल टू -44. मैंने इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखा क्योंकि मैं इसको कहाँ कन्वर्ट करना चाहता हूँ, हाइपरबोला में. और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1. अगर x पॉजिटिव है तो पहले x² लिखा जाएगा, y पॉजिटिव है तो पहले y² लिखा जाएगा. इसमें नज़र आ रहा है y² वाली टर्म नेगेटिव है तो y² वाली टर्म बाद में लिखी जाएगी. ठीक है, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 16 कॉमन किया, x² प्लस 4x. अब देखना मैंने यहाँ पे ना जगह छोड़ी है, मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, माइनस कॉमन किया, y² माइनस 4y, मैंने फिर यहाँ पे जगह छोड़ी है. अब यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करेंगे हम, एक एक स्टेप को ना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख सकते, टाइम सेव करना है. x² प्लस 4x में ऐसा क्या ऐड करें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए. +4 -4 करेंगे, +4 किया, ये बात समझ में आई क्या किया. +4 कैसे होता है, जो x का कॉफिशेंट है उसका हाफ करते हैं, स्क्वायर करते हैं. x का कॉफिशेंट खुद 4 है, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, ऐड किया, माइनस भी करना था. अच्छा, आप ऐसे सोचो, आपने लेफ्ट साइड में क्या इंक्रीज किया, 16 × 4 कितना हुआ, 64. एक्स्ट्रा जुड़ गया लेफ्ट साइड में, बैलेंस करने के लिए राइट साइड में भी क्या लगा दो, 64, बैलेंस होगी अमाउंट. ये चीज़ समझ में आ गई. अगले वाले में क्या ऐड करेंगे, उसमें भी +4 ही करेंगे. y का कॉफिशेंट 4, 4 का हाफ किया 2, 2 का स्क्वायर 4, ऐड किया. अब आपने क्या किया, ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, मतलब आपने लेफ्ट साइड में -4 किया है तो राइट साइड में भी क्या कर दो,
-4, बैलेंस हो गया अपने आप सब कुछ। ये बात समझ में आई। एक स्टेप में हमने सारी बैलेंसिंग कर देनी है, स्टेप्स ज़्यादा इंक्रीज नहीं करने हैं। तो 16 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू में क्या बना ये 16। अब इसको डिवाइड कर दो 16 के साथ ताकि राइट साइड में 1 आ जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमने जो ब्लैक कलर से लिखा है वो एडजस्टमेंट्स हैं। हाँ, ये 64 कैसे ऐड किया एक बार दोबारा सुन लो। हमने +4 किया तो बाहर 16 है, अल्टीमेटली हमने ओनली +4 नहीं किया, हमने 16 इंटू +4 16 इंटू +4 64 ऐड किया, तो बैलेंस करने के लिए उधर भी ऐड कर दिया। और यहाँ पे हमने +4 नहीं किया, बाहर माइनस है, हमने -4 किया, तो बैलेंस करने के लिए उधर भी -4 कर दिया। एक स्टेप में बैलेंस हो गया ना, और सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई। अब हमने डिवाइड किया 16 के साथ, तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 2 स्क्वेयर बाय 1 स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 2 स्क्वेयर बाई 16 को लिखा 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। बन गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, यहाँ तक देख लो, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है। क्लियर है यहाँ तक? सो व्हाट इज a फ्रॉम हेयर 1 एंड व्हाट इज b 4। दो चीज़ें तो पता चली हमें हाइपरबोला के बारे में, a 1 है और b 4 है। अब ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है और कॉन्जुगेट एक्सिस, यहाँ पे उसने t को नाम दिया ट्रांसवर्स का, c को कॉन्जुगेट का, मतलब उसने बिल्कुल रेलेवेंट नाम दिया है। तो यहाँ से अब मुझे ढूंढना है कि ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है। व्हाट इज ट्रांसवर्स एक्सिस? अगर मैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करूं, जो होता है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है? ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल्स टू 0, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। कॉन्जुगेट एक्सिस होता है y एक्सिस, और उसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0। दैट मीन्स स्क्वेयर के अंदर जो टर्म लिखी है उसको 0 कर दो, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स एक्सिस। एक्स स्क्वेयर में स्क्वेयर के अंदर जो टर्म लिखी है उसको 0 कर दो, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा? सेम सिमेट्री से इसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा? स्क्वायर के अंदर क्या लिखा हुआ है? y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 2। ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -2। दिस इज द कॉन्जुगेट एक्सिस। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हाइपरबोला, हमें हाइपरबोला बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पैराबोला बनाने की ज़रूरत है। जो एरिया फाइंड आउट करना है वो बिटवीन पैराबोला करना है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है? पैराबोला इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब इस पे आ जाते हैं ज़रा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है इनका। मैंने, अगर हम कहें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो इसका ग्राफ कैसा होता है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। मैंने एक दिन लेक्चर भी अपलोड किया था, स्पेशली कहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है, इसको ध्यान से देख लेना। ये सिंपल अपवर्ड पैराबोला है जो ओरिजिन में से पास करता है, लाइक दिस। ठीक है, हमारी इक्वेशन ये नहीं है। हमारी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई प्लस 4, और यू कैन से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4। ये हमारी इक्वेशन है। अब एक्स स्क्वेयर से हमें एक्स स्क्वेयर माइनस 4 करना है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस 4, तो क्या होगा? बनेगा वही अपवर्ड पैराबोला, लेकिन ये 4 यूनिट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा -4। अब ये यहाँ से टर्न लेगा लाइक दिस, इस तरह से ये बनेगा पैराबोला। ये बात समझ में आई? ये चीज़ मैंने एक छोटी सी वीडियो के थ्रू भी आपको बताने की कोशिश करी थी एक दिन। वो 10 to 15 मिनट्स की वीडियो थी, उसमें मैंने सारी ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी कि अगर स्क्वायर के अंदर प्लस माइनस हो तो ग्राफ लेफ्ट राइट एडजस्ट होता है, स्क्वायर के बाहर प्लस माइनस हो तो ग्राफ ऊपर नीचे एडजस्ट होता है। माइनस करेंगे तो नीचे आएगा, प्लस करेंगे तो ऊपर जाएगा। अच्छा, वैसे ही लॉजिकली कैसे सोच सकते हो आप ये सोचो एक्स को 0 कर दिया तो वाई क्या आएगा? -4, तो -4 यूनिट नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता +4 तो ग्राफ सेम ग्राफ बनता, वो 4 यूनिट्स ऊपर चला जाता। सही है। चलो, एक तो ये ग्राफ मुझे चाहिए। दूसरा ग्राफ कौन सा चाहिए? ट्रांसवर्स एक्सिस का। ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है?
y is equal to 2. What is y is equal to 2? Y is equal to 2 is a horizontal line. This line is y equals to 2. एक और ग्राफ चाहिए, वो किसका चाहिए? कॉन्जुगेट एक्सिस का. x इज -2, x इज -2, वो यहाँ पे कहीं पे आएगा. अब अच्छा, x इज -2 कहाँ पे आएगा? हम देखें, ये जो हमारा पैराबोला है x² -4, इसकी रूट्स क्या हैं? रूट्स का मतलब y को 0 कर दो. y को 0 कर देंगे तो इसकी रूट्स क्या निकलेंगी? -2 एंड +2. दैट मीन्स ये पैराबोला x एक्सिस को कहाँ कट करेगा? -2 और +2 पे. ये बात क्लियर है? और हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कौन सी है? x इक्वल्स टू -2. वर्टिकल लाइन ऐसे करके निकलेगी, x इक्वल टू -2 पे. इतना ग्राफ समझ में आया? ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ गया. 3 शेप्स है ना, हमें तीनों शेप्स प्लॉट करनी है. ये कॉन्जुगेट एक्सिस है और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है. और अच्छा, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? वैसे ही पूछ रहा हूँ. ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया है A, इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? x वाली साइड से कितना है? -2, और y वाली साइड से 2, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? -2, 2. अगर चाहिए हो तो हम ये लगा सकते हैं. अब देखें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है. आई नीड टू फाइंड एरिया ऑफ द रीजन अबव पैराबोला, पैराबोला के ऊपर, बिलो ट्रांसवर्स एक्सिस, T से नीचे, राइट ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस. तो कौन सा एरिया बीच में आ रहा है? पैराबोला के ऊपर, ट्रांसवर्स एक्सिस के नीचे, कॉन्जुगेट एक्सिस के राइट पे, ये वाला एरिया. दिस मच एरिया वी नीड टू कैलकुलेट. ठीक है. अब देखो, ये जो एरिया है, आप ध्यान से देखो तो ये एरिया ऐसे है, यहां से इस तरह से, ये हो गया. ये वाला एरिया निकालना है, अलग से करके दिखा दिया आपको. ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, ये क्या है? x इक्वल टू -2. वर्टिकल लाइन कौन सी है? x इक्वल टू -2. एक वर्टिकल लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे भी होगी यहाँ पे. अब ये हमें ढूंढनी है. हमें किसका इंटरसेक्शन ढूंढना है? वी नीड टू फाइंड पॉइंट B. और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? x, 2 की फॉर्म के, क्योंकि इसमें y क्या है? 2, x नहीं पता. और b किस पे लाई करता है? b लाइज ऑन पैराबोला ऑल्सो. बात समझ में आ रही है? जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 2 की फॉर्म के हैं, दैट लाइज ऑन पैराबोला ऑल्सो. और पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू x² -4. y की जगह 2 कर दो, x की जगह x² -4. तो x की वैल्यू यहाँ से ±√6 आएगी. वो -√6 ये दूसरे वाला कोऑर्डिनेट है जो इधर आएगा, a के थोड़ा सा पीछे है. वो नहीं चाहिए हमें. हमें तो सिर्फ b कोऑर्डिनेट चाहिए. हमें पता है b कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? √6. सो दैट मीन्स ये वाली जो लाइन बनेगी, ये क्या बनेगी? x इक्वल टू √6. यहाँ से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो x एक्सिस को कहाँ कट करेगी? √6 पे कट करेगी. इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें एरिया निकालना है ये वाला. अब ये वाला एरिया देखो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा. इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए ये वाली कर्व ऊपर है और पैराबोलिक कर्व इसके नीचे है. ठीक है. और इस कर्व का नाम क्या है? y इक्वल्स टू 2, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है. और इस कर्व का नाम क्या है? y इज इक्वल टू x² -4. ठीक है. दो कर्व्स को आपस में माइनस करना होता है जब एरिया निकालना है. अभी मैंने जो समझाया आपको. सो एरिया निकालने के लिए आप क्या कहोगे? ऊपर कौन सी कर्व है? 2. y नहीं लिखना होता, y की वैल्यू लिखनी होती है. माइनस नीचे कौन सी कर्व है? x² -4. और लेफ्ट टू राइट चलना है ऑलवेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से. अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पे लिमिट लगी है वहाँ से आगे. लिमिट कहाँ से लगी है? -2 से लेके √6 तक. अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इससे पहले हम थोड़ा इसको ओपन कर लें. माइनस माइनस में प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली ये बनेगा 6 - x² -2 से लेके √6. 6 का इंटेग्रल क्या होता है? 6x. कांस्टेंट का इंटेग्रल, साथ में x लगा दो. x² का इंटेग्रल पावर रूल से x³ / 3,
और इन दोनों पे लिमिट लगानी है। 6x पे भी लिमिट है -2 से लेके √x, फिर -x³/3, और इस पे भी लिमिट है -2 से लेके √6 तक। ये हमने इन पे लिमिट्स लगा दी सारी। ठीक है, लॉजिक देखेंगे तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, वो तो समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज वो भी इसलिए क्योंकि आपने अभी एरिया अंडर द कर्व्स के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ रहा है। अब इसमें लिमिट्स लगा दो। कांस्टेंट बाहर आ गया, x की जगह पहले √6 करो, माइनस लगा के लोअर लिमिट, वो तो खुद नेगेटिव में है तो +2, फिर उसके बाद -1/3 एज इट इज़, पहले अपर लिमिट, x की जगह √6 करो, √6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 6√6, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, अब x की जगह -2 का क्यूब करेंगे -8, वो खुद प्लस हो जाएगा। इसको हम फाइनली सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये बन गया 6√6 + 12, माइनस यहाँ से 3 से कट करेंगे 2√6 -8/3, तो बना 4√6, 12 3 36 में से 8 निकल गया 28/3, 4√6 + 28/3। एक बार चेक कर लो ज़रा आंसर, ठीक है, ये वाला है ऑप्शन, इसमें कोई A इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, एक बार इसको पढ़ लीजिए। अब ये थोड़ा सा आसान है, हाइपरबोला गिवन है, फोकाई गिवन है, इसेंट्रिसिटी भी गिवन है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ व्हाट। अच्छा, एक चीज़ देखना है यहाँ पे, अगर हम कहें कि ये हमारे पास हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ये ओरिजिन है, इसके फोकाई AE,0 और इधर वाला -AE,0। इफ़ आई से कि पूरी कर्व को 1 यूनिट आगे ले जाओ, तो नया फोकस कहाँ पे आएगा? पूरी कर्व 1 यूनिट आगे चली गई तो हम सिर्फ फोकस लगाएंगे, नया फोकस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे S1 और ये भी S2। पहले जो AE पे था वो कहाँ चला जाएगा? 1 + AE पे, और जो पहले -AE पे था वो कहाँ पे आ जाएगा? 1 - AE पे आ जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इसमें आपको क्या गिवन है? 1 ± √2, 0। अब यहाँ से आप क्या समझते हो? यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये है तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला, लेकिन इसको एक यूनिट राइट साइड शिफ्ट किया गया है, तभी उसके फोकस में 1 1 ऐड हुआ है। अगर हम इसको 1 यूनिट पीछे ले आए, 1 यूनिट पीछे ले आए, तो फोकस फिर कहाँ पे आ जाएगा? √2 पे आ जाएगा फोकस। ये बात क्लियर है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को कोई फर्क पड़ता है? हाइपरबोला को आगे पीछे ट्रांसलेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप हाइपरबोला को श्रिंक करो या एक्सपैंड करो, है ना। अगर मान लो हाइपरबोला पहले ऐसे है, अब आपने उसको ऐसे कर दिया, अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में फर्क आएगा। लेकिन अगर, या फिर आपने उसको ऐसे कर दिया, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में फर्क आए। लेकिन अगर ये वाला हाइपरबोला यहाँ से उठा के 1 यूनिट आगे ऐसे रख दिया जाए, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये जो √2 क्या रिप्रेजेंट करता है? AE को। सिंपल लॉजिक से हमें ये पता चला √2 किसको रिप्रेजेंट करता है? AE को। इतनी बात क्लियर है? और इसेंट्रिसिटी हमें गिवन है 2 √2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है? 2b² A। हमें ये ढूंढना है। सिंपल बात, क्लियर? तो AE, अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E² = 1 + b² A²। ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको A² के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया A² E² A² + b²। AE की वैल्यू तो खुद हमें गिवन है √2, तो 2 बन गया ये, और E गिवन है √2, तो ये वाला जो E है अगर हम इसमें पुट करेंगे तो A कितना आएगा? 1। A की जगह पे 1 + b², सो b² = 1। अब ले आओ ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे, 2 × 1² A की वैल्यू 1, आंसर इज़ 2, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें कुछ फार्मूला, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फोकस, अच्छा अगर ये वाला 0 की जगह यहाँ पे 1 होता,
तो फिर इसका मतलब क्या होना था, इसका मतलब 1 यूनिट राइट किया और 1 यूनिट ऊपर ले गई, तब भी लेटेस्ट रेक्टम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी आंसर यही आना था। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट द हाइपरबोला एच स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 पास थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट से पास करता है, वो पॉइंट हमें गिवन है, और उसके बाद फिर एक पैराबोला है जिसका फोकस सेम है जो हाइपरबोला का है, विद पॉजिटिव एब्सीसा। पॉजिटिव एब्सीसा का मतलब हाइपरबोला के दो फोकस हैं, एक पॉजिटिव साइड पे एक नेगेटिव साइड पे। पैराबोला का कौन सा फोकस है? पॉजिटिव वाला। पैराबोला पास करता है दूसरे फोकस से, दूसरे में से वो खुद पास कर रहा है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज ई टाइम्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एच। ई इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन पैराबोला लाई ऑन पैराबोला। तो हमें पैराबोला की इक्वेशन ढूंढनी है बेसिकली। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखने में ये कुछ ऐसे होगा। ये दो कर्व्स हैं जो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे इसका फोकस S1, ये S2। जो पैराबोला है वो S2 में से पास करता है और उसका खुद का फोकस क्या है? S1। S1 दोनों का ही फोकस हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। फिर पैराबोला और क्या गिवन है इसमें? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू ई टाइम्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। तो बताओ अब कौन सा पॉइंट है? और हाइपरबोला खुद इसमें से पास करता है। चलो एक तो इक्वेशन यहीं से बन जाएगी ना, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। एक तो उसने ये कहा कि जो हाइपरबोला है इस पॉइंट में से पास करता है, तो ये पॉइंट इस पर पुट करवा दो। 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8 बाई ए स्क्वेयर माइनस 8 बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। एलसीएम हटा दो यहाँ से, तो ये बनेगा 8b स्क्वेयर माइनस 8a स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। एक तो ये इक्वेशन बन गई, बना के रख लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी? फोकस ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू फोकस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या लेट करें? पैराबोला की इक्वेशन, अच्छा अगर हम कहें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल ए एक्स ले लें, स्मॉल मत लेना क्योंकि स्मॉल ऑलरेडी हाइपरबोला में यूज्ड है। तो पैराबोला का फोकस कहाँ पे होता है? फोकस ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज एट a,0। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फोकस इज एट a,0। और हाइपरबोला का फोकस कहाँ पे होता है? a,0। तो a,0 शुड बी इक्वल टू a इंटू ई। एक तो ये इक्वेशन बन गई। आगे देख लेंगे इसका क्या हो सकता है। ऑल्सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात की गई। पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 4a, 4 इंटू कैपिटल ए। पैराबोला के लिए हमने कैपिटल यूज़ किया है। इज इक्वल टू ई इंटू हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वेयर बाई ए। यहाँ से 2 ने 4 को कट कर दिया, तो 2a, और a किसके इक्वल है? खुद a e के इक्वल है, ऊपर हमने फाइंड आउट किया। ये वाली a की वैल्यू यहाँ लेके आएंगे, तो 2 इंटू ए ई इज इक्वल टू ई इंटू बी स्क्वेयर बाई ए। जैसी जैसी सिचुएशंस हमें गिवन है, हमने वैसे वैसे ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना शुरू कर दिया। सही है। अब यहाँ से e से e कट गया, a स्क्वायर इधर आ गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब इसको ले जाओ फर्स्ट इक्वेशन में, तो वहाँ से a मिल जाएगा हमें। ले आओ इसको फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अब देख लेते हैं सॉल्व करके क्या बनेगा। यहाँ से 8 इंटू बी स्क्वायर की जगह 2 आएगा, 16a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की जगह 2 आएगा, तो 2a रेज टू द पावर 4। अब इसको a स्क्वायर से डिवाइड किया जा सकता है। वी कैन डिवाइड एनी इक्वेशन बाय नॉन जीरो क्वांटिटी। जीरो क्वांटिटी से डिवाइड नहीं होता कभी। तो a तो नॉन जीरो है क्योंकि वो तो x के नीचे लिखा हुआ नंबर है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, a स्क्वायर खत्म हो गया यहाँ से, बाकी बचा 8 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। a विल बी इक्वल्स टू
2 पॉजिटिव, क्योंकि ए हमेशा पॉजिटिव होगा, ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। ए का आंसर देखें ज़रा यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है। सो देयर फोर व्हाट इज बी, बी स्क्वायर किसके इक्वल था, 2a², और a 2 है तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो b की वैल्यू कितनी होगी 2√2, ये भी हो गया। देन व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या चाहिए हमें, इसेंट्रिसिटी नहीं, हमें तो चाहिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कोई बात नहीं, वो निकाल लेते हैं, पहले इसेंट्रिसिटी निकाल लें ज़रा। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला निकालते हैं, 1 + b² / a², इसको सॉल्व करो और e की वैल्यू बता दो क्या आएगी। √3 आया ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, √3, 1 + b का स्क्वायर करेंगे तो 8/4, और इस पे फिर रूट बाद में लगाएंगे तो e = √3 बना, सही है बिल्कुल। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने क्या लेट करी थी, y² = 4ax। a क्या था इसमें, कैपिटल A, कहाँ पे लिखा था, ये रहा कैपिटल A, a × e। सो कैपिटल A = स्मॉल a, दैट इज 2 × e की वैल्यू √3, तो ये बन गया 2√3। देयरफॉर पैराबोला की इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² = 4 × a, 2√3x, ये बन गई पैराबोला की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। पैराबोला का बेसिकली हमने क्या किया, फोकस यहीं पे रखा है, फोकस यहीं पे है। अगर वो ओरिजिन में से पास करता तो पैराबोला ऐसे होता, अब वो किस में से पास कर रहा है, S2 में से, तो पैराबोला ऐसे होगा, सही सेंस में तो ऐसे ही होगा। इसकी इक्वेशन अगर लिखना चाहो, वैसे इक्वेशन क्या होती है, y² = 4ax, ये हमने a कैपिटल लिखना है यहाँ पे, 4ax। अब क्या हो रहा है कि जो, क्योंकि हमने ना जो पहले इक्वेशन लेट की उसमें हमने 4ax कौन सी वाली कर ली, ओरिजिन वाली। अगर हम यहाँ पे करते तो यहाँ पे लिखते x + ae। हुआ क्या, जो पैराबोला ओरिजिन में से पास करना चाहिए था वो कितने यूनिट पीछे आके पास कर रहे, ae, 0 यूनिट पीछे आ गया। तो एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी, ये जो हमने उसकी इक्वेशन लिखी है उसमें एडजस्टमेंट होगी। अगर हम लिखें x + 2 तो 2 यूनिट पीछे आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x - 2, इफ़ आई से y² = 4ax - 2, तो 2 यूनिट राइट साइड चला जाएगा। तो हमने पहले ही उसमें एडजस्टमेंट कर दी है। अगर आप स्टार्टिंग से करेंगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कहें, अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y² = 4 × a की जगह 2√3 × x की जगह पे, क्योंकि हम क्या करेंगे, इतने यूनिट पीछे आएंगे तो हमने उसको कैपिटल X मान लिया, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, कैपिटल X मान लिया। ऐसे सोचा जा सकता है, सिंपल सॉल्व करने के प्रोसीजर से ऐसे सोच सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है कि आपको ये वाली इक्वेशन मान के ना स्टार्टिंग से सारी वैल्यूज़ को इनके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, फोकस भी आपका उतना पीछे आ जाएगा, तो AE कट होना शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ AE जोड़ते चले जाओ, दोनों साइड से कट होता चला जाएगा, तो फाइनली जो आंसर है वो भी AE की फॉर्म में आएगा। उसमें भी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो AE अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो हमने AE का चक्कर ही खत्म कर दिया, हमने इसको कैपिटल X मान दिया। ऐसा करने से सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई कि पैराबोला ओरिजिन में से पास करता है कि नहीं करता है, सब कुछ खत्म हो गया। अब देख लो इस पर कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। A पॉइंट चेक कर लो, 2√3 और 3√2 है क्या A पॉइंट। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करके देखो, y की जगह 3 का स्क्वायर 9 2 ज़ा 18 और 4 2 ज़ा 8 × 3 × 2, नहीं ये नहीं करता। A पॉइंट इस पे लाई नहीं करता। B को चेक करो, B लाई करेगा, किया आपने चेक B को चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 × 2, 4 × 2√3 × x की जगह 3√4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 3 ज़ा, ये भी हाँ ये कर गया, B लाई कर गया, तो आंसर इसका है B। देखना एक बार चेक करना ज़रा, सेकंड वाले का नहीं, थर्ड वाले का आंसर B। ये क्लियर है।
हमने बेसिकली पैराबोला पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने पैराबोला को एक सिंपल पैराबोला मान के किया सॉल्व। हमने ये सोचा कि इसका फोकस राइट साइड पे है। राइट साइड वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया वो ओरिजिन में से पास करे कि ना करे, हमने बस फोकस पे ध्यान दिया। फोकस राइट साइड पे है तो राइट साइड से सॉल्व करना शुरू कर दिया। बाद में जहां मर्जी जाए वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो आंसर सही है। अगर आप प्रॉपर ग्राफिकली ये देख के कहो कि नहीं वो तो फोकस में से पास नहीं करता, वो तो पीछे वाले मतलब वो ओरिजिन में से पास नहीं करता, पीछे वाले पॉइंट में से पास करता है, तो फिर आपको स्टार्टिंग में ही ओरिजिनल इक्वेशन में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। क्लियर है? क्योंकि ये वाली इक्वेशन में अगर x की जगह हम ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो y 0 आना चाहिए। वो तभी आएगा जब x की जगह माइनस ए ई करोगे, वो प्लस ए ई को कट कर देगा, 0 y भी 0 हो जाएगा, तो ठीक है, पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो हमने पहले ही एडजस्टमेंट करके ये वाली इक्वेशन लिखी थी जिसमें हमने लिखा था 4a सिंपली x लिखा था। देन एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, x इक्वल्स टू -1, x minus 1 equal to 0 is a directrix of parabola. Then the parabola passes through the point. अब पैराबोला की इक्वेशन चाहिए होगी तभी पता चलेगा पैराबोला किस पॉइंट में से पास करता है। ये जो पैराबोला आपको गिवन है के एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6, इसको पहले 6 से डिवाइड करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये बनेगा के एक्स स्क्वेयर बाई 6 माइनस वाई स्क्वेयर बाई 6 इज इक्वल टू 1। फर्दर इसको ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वेयर बाई 6 बाई के माइनस वाई स्क्वेयर बाई 6 इक्वल्स टू 1। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ से इसेंट्रिसिटी निकल सकती है। ये जो x के नीचे लिखा हुआ नंबर है ये a स्क्वेयर है, a स्क्वेयर इज 6 बाई के एंड b स्क्वेयर इज 6। और आपको डायरेक्ट्रिक्स क्या गिवन है इसका, x माइनस 1, दैट मीन्स डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू 1। ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। x की जगह x है, y की जगह y है, नीचे दो नंबर हैं। इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होता है, a बाई ई पे, या प्लस a बाई ई पे, या माइनस a बाई ई पे। हम किससे कंपेयर करेंगे, ऑफ कोर्स प्लस वाले से कंपेयर करेंगे। सो 1 इज इक्वल टू a बाई ई, दैट मीन्स a इज इक्वल टू e। एक तो ये वाली सिचुएशन हमारे सामने आ गई। दूसरा हम e स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, e की जगह भी a लिख देंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो इसमें, a और b की दोनों वैल्यूज गिवन है, आपको k मिल जाएगा। वहाँ से k मिल गया तो इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन मिल गई तो हम पॉइंट सेटिस्फाई करवा लेंगे। बात समझ में आ गई क्या किया इसमें। हमें डायरेक्ट्रिक्स गिवन था, डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव वाला है, तो हमने पॉजिटिव डायरेक्ट्रिक्स के साथ उसको कंपेयर कर दिया, a बाई ई की वैल्यू आ गई, क्रॉस करके a e के इक्वल आ गया। और a की वैल्यू है 6 बाई के, स्क्वायर मत कर देना, ऑलरेडी स्क्वायर्ड फॉर्म में है। 1 प्लस बी स्क्वायर खुद 6 है, 6 बाई के, 6 कट गया, k ऊपर चला गया, 6 बाई के इज इक्वल टू 1 प्लस के। So that means k square plus k minus 6 is equal to 0। ठीक है, यहाँ से k की दो वैल्यूज बन जाएंगी, k is equal to, एक तो आएगा 2 और एक आएगा -3। अब k -3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k -3 हो गया तो a स्क्वायर खुद नेगेटिव हो जाएगा, जो यहाँ पे a स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए k की वैल्यू 2। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, ये -3 को रिजेक्ट कर दो, हाइपरबोला की इक्वेशन बनी x स्क्वायर बाई 6 बाई 2 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल्स टू 1। अब देख लो कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जब आप चेक करेंगे तो C पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, 5 बाई 3 2, और वहाँ से देखना ज़रा इक्वेशन ये वाली है, इक्वेशन तो ठीक है, पॉइंट चेक कर लो कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। 5 बाई 3 माइनस 4 बाई 6 एलसीएम करेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, 10 माइनस 4 6 बाई 6। ठीक है, सी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा।
बाकी सारे पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। एक और देखते हैं। अब इसमें इलिप्स और हाइपरबोला दोनों की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 5। फोकाई इक्वेशन क्या है, कंडीशन क्या है, इलिप्स का और हाइपरबोला का फोकस सेम है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। इलिप्स की इक्वेशन में से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये इलिप्स की बात हो रही है। तो ई स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस 7 बाई 16, 9 बाई 16, इट इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू 3 बाई 4। ठीक है, और इसका फोकस कहाँ पे आता है, फोकस S1 ए ई कॉमा 0 पे। तो ए कितना है 4 और ई कितना है 3 बाई 4, 4 इंटू 3 बाई 4 करेंगे तो 3 कॉमा 0 आएगा। ये फोकस का काम हो गया इलिप्स के लिए। अब यही फोकस हाइपरबोला का है। हाइपरबोला की इक्वेशन में आ जाओ। हाइपरबोला, इसमें ए स्क्वायर है 144 और बी स्क्वायर है अल्फ़ा। ए स्क्वायर 144 जो नीचे लिखा हुआ है एक्स के, बी स्क्वायर जो वाई के नीचे लिखा हुआ है, और इसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस अल्फ़ा बाई 144। ठीक है, ये बात क्लियर है। और इसका रूट कर देंगे, e इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा बाई 144 का अंडर रूट, ये इसेंट्रिसिटी हो गई इसकी। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, हमने हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो किया ही नहीं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाइपरबोला की इक्वेशन में इक्वल टू 1 थोड़ी ना था, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 144 माइनस वाई स्क्वायर बाई अल्फ़ा 1 बाई 25, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 144 बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई अल्फ़ा बाई 25 इक्वल्स टू 1। अब सही है, समझ आया। हमने वो राइट साइड नहीं देखी ना, हमने राइट साइड की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो 1 बाई 25 था, हमने उसको 1 लेके सॉल्व कर दिया। यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इज 144 बाई 25 एंड बी स्क्वायर इज अल्फ़ा बाई 25। तो जहाँ पे आपने अल्फ़ा और 144 लिखा था बाई 25 कर लो, तो इसेंट्रिसिटी क्या आएगी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करो तो ओवर में 25 तो वैसे ही कट गया दोनों का, बाकी बचा 1 प्लस अल्फ़ा बाई 144 अंडर रूट। सो ई इज इक्वल्स टू, सेम ही आ गया बाई चांस ना, वो दोनों का डिनोमिनेटर कट गया इसलिए सेम आ गया। तो ये बन गया 144 प्लस अल्फ़ा अंडर रूट बाई 12। और अगर हम इसका फोकस निकालना चाहें S1, दैट विल बी ए ई कॉमा 0। ए क्या है इसमें 12 बाई 25, ए स्क्वायर खुद 144 है, रूट करके 12 बाई 25, 12 बाई 5 इंटू रूट ऑफ 144 प्लस अल्फ़ा बाई 12 कॉमा 0, 12 और 12 कट गया। अब उसने कहा इलिप्स का और इसका फोकस सेम है, तो इलिप्स का फोकस जो आपने ऊपर फाइंड आउट किया ये इसके इक्वल है। सो ऑन कंपैरिजन 144 प्लस अल्फ़ा अंडर रूट बाई 5 शुड बी इक्वल्स टू 3। सो 144 प्लस अल्फ़ा अंडर रूट इज इक्वल्स टू 15। स्क्वायर से स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 81 सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा विल बी 81। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिए हमें, देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हाइपरबोला का 2b स्क्वायर बाई ए, 2 इंटू बी स्क्वायर है अल्फ़ा बाई 25, अल्फ़ा इज 81 बाई 25 ओवर ए कितना है 12 बाई 5, ए इज़ 12 बाई 5 क्योंकि ए स्क्वायर 144 बाई 25 है, तो स्क्वायर रूट करके 12 बाई 5 इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। और फिर आप ऑप्शन मैच कर लो तो ये बनेगा 27 बाई 10।
कैलकुलेशन करने के बाद यू विल गेट 27/10। ठीक है, समझ आ गया? ये दोनों का फोकस निकाल के इक्वल कर दिया। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। Now in this case we have given a greater than 0, b greater than 0, e and l are the eccentricity and length of lattice rectum of the hyperbola. Standard hyperbola given है x square by a square y square by b square is equal to 1. E dash l dash are the eccentricity and length of lattice rectum of its conjugate hyperbola. अच्छा, hyperbola और conjugate hyperbola में क्या फ़र्क होता है? a b बदल जाता है, बाकी तो सब सेम ही रहता है ना। एसिम्प्टोट भी सेम रहते हैं, लेंथ ऑफ lattice rectum भी सेम ही रहता है। और फिर उन्होंने आपस में क्या दिया है, इसमें रिलेशन दिया है। सॉरी, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम भी बदल जाएगा ना, क्योंकि ए और बी बदल गया तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बदल गया। इसमें रिलेशन क्या गिवन है? ई स्क्वायर इज 11/14 एल एंड ई डैश स्क्वायर इज 11/8 एल डैश। तो बताओ 77a प्लस 44b की वैल्यू क्या होगी? तो जो हमें हाइपरबोला गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके लिए अगर हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करें L, दैट इज 2b स्क्वायर बाय a। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी क्या गिवन है हमें इसकी? इसका जो रिलेशन गिवन है इसेंट्रिसिटी के साथ, दैट इज e स्क्वायर इज 11/14 L। e स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू 11/14 इंटू एल की वैल्यू 2b स्क्वायर बाई ए। अभी कॉन्जुगेट के बारे में कोई बात नहीं हो रही, अभी तो हाइपरबोला की बात हो रही है। हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी, हाइपरबोला का लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, जो जो गिवन है हमने वैसे वैसे पुट कर दिया। हम एलसीएम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11/7। ठीक है, 2 और 14 कट गया, इंटू बी स्क्वेयर इंटू ए। ये इक्वेशन 1 बन गई, और तो कुछ नहीं हो सकता। सिमिलरली अब देखो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी। उसने कहा ई डैश और एल डैश कॉन्जुगेट की सेंट्रिसिटी और कॉन्जुगेट का लैटिस रेक्टम। तो हमने क्या कहा, हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ए बी बदल जाता है। यही जो इक्वेशन है इसमें ए बी को बदल के लिख देंगे, बस ये जो 11/14 था वहाँ पे क्या आ जाएगा 11/8, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है। तो ये बनेगा 1 प्लस बनेगा, तो ये सेम फिर से ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ गया। जहाँ पे 11/14 आना था वहाँ पे क्या आएगा 11/8, और 2 से कट करके 11/4, 11/4 बी की जगह ए स्क्वायर, ए की जगह बी, पावर बदल गई, बी स्क्वायर पे ए आ गया, ए पे बी आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन, 2 इक्वेशंस बन गई। आप चाहो तो पूरा डिटेल में कर लो तब भी यही बनेगी, तो हमने सीधा शॉर्टकट मार दिया। ठीक है, अब हम किसी तरीके से ए और बी में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया सेकेंड से। दोनों की LHS सेम है, वहाँ पे 1 आ गया। राइट साइड को भी डिवाइड करते हैं, 11/7 बी स्क्वायर ए ओवर 11/4 ए स्क्वायर बी, डिवाइड कर दिया दोनों को। एक ए कट गया, एक बी कट गया, और 11 से 11 कट गया, 4 ऊपर चला गया, 4b ओवर 7a। सो क्रॉस करेंगे तो 7a इज इक्वल्स टू 4b। ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ से हमें a मिल गया 4/7b। इसको फर्स्ट इक्वेशन में लेके चलते हैं, पुट इन 1, ताकि कुछ और रिलेशन निकल के सामने आए, हम अपना एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकें। अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो 77a विल बी इक्वल्स टू 44b, वो भी सही है, वैल्यू हम सीधी वहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो भी सही है, जैसे मर्जी कर लो, अब बस इसको लेके चलना है वहाँ पे। अच्छा, आप कहते हो कि हम इसको 11 से करें तो 77, ऐसे ही कर देते हैं यार सीधा ही। अब ए स्क्वायर, ए की जगह पे 4/7, 4 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर 16, 7 का 49, b का b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 11/7 इंटू बी स्क्वायर इंटू 4/7b। ठीक है, अब सभी में से b स्क्वायर निकल गया, b स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 1 रह गया। ओवर में 7 इंटू 7 49 भी है, तो 49 से मल्टीप्लाई किया, 49 भी गया, तो 16 प्लस 49 इज इक्वल टू 44b। सो 44b इज इक्वल टू 65, ये बन गया 44b। अब हम इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 77a इज इक्वल टू 44b, और 44b किसके इक्वल है? 65 के। सो फाइनली हमें क्या चाहिए? ये मल्टीप्लाई बाई 11 लिखा है, मल्टीप्लाई बाई 11। अब हमें क्या चाहिए? 77a प्लस 44b। 77 की वैल्यू 65, 44b की वैल्यू भी 65, दोनों को ऐड किया तो कितना बना? 130। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ गया क्या किया? कॉन्जुगेट हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो जेई के सिलेबस में जो एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला वो स्टैंडर्ड वाले हैं। स्टैंडर्ड वाले मतलब राइट साइड वाले हैं, सारे एक्स एक्सिस पे जो बनते हैं मोस्टली वही हैं। क्वाड्रेटिक में वो अपवर्ड पैराबोला भी आता है, पैराबोला में तो आ जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ट्रांसलेशंस आ जाती हैं, बट जो हाइपरबोला और एलिप्स है ना वो स्टैंडर्ड वाले ही हैं। कॉन्जुगेट वर्ड ज़रूर लिखा आएगा, कॉन्जुगेट, तो उसका मतलब है कॉन्जुगेट मतलब जो वाई एक्सिस पे बनता है, जिसमें हमने ए और बी को फ्लिप कर दिया। ठीक है, और इसमें अच्छा ये वो क्वेश्चन है जिसकी जो हमने अभी इक्वेशन भी लिखी है आज, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला है, कोई भी मैंने बोला कि वो इक्वेशन किसके लिए है? t इज इक्वल टू s1 किसके लिए वैलिड है? फॉर ऑल कोनिक्स, हर कोनिक सेक्शन के लिए ये वैलिड है। ठीक है, तो हमें लोकस निकालना है उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स का जो पैराबोला को टच करता है। तो पहले तो मुझे एक इक्वेशन चाहिए होगी। किसकी इक्वेशन? कॉर्ड की इक्वेशन। कॉर्ड कौन सी? जिसका मिड पॉइंट हम लेट करेंगे x1, y1 या फिर h, k। ठीक है, तो यहां से आपको s क्या गिवन है? व्हाट इज s? ये s है x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मैं जस्ट आपको थोड़ा स्टार्ट करवा दूंगा इस क्वेश्चन को, आप खुद सॉल्व करके आना। हम करेंगे कैसे? हमने मान लिया लेट मिड पॉइंट इज h, k। तो जो हमने अभी आज फॉर्मूला लिखा जिसमें हमने लिखा t इज इक्वल टू s1, उसमें हमने पॉइंट कौन सा लिया था? x1, y1। अब हम पॉइंट बदल देंगे, x1, y1 की जगह क्या करेंगे? hk, क्योंकि हमें आदत है लोकस निकालते वक्त हम hk की फॉर्म में काम करते हैं, बाद में वो सारा hk xy से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं x1, y1 लिखूंगा तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। अब x स्क्वायर को कैसे t की फॉर्म, अब मुझे लिखना है t इज इक्वल टू s1। अब मैं लिखता हूं x स्क्वायर को चेंज होता है x इंटू x1 दैट इज h, y स्क्वायर चेंज होता है y इंटू y1 दैट इज k। कांस्टेंट चेंज नहीं होता, वो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू s1। व्हाट इज s1? ये जो आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें पॉइंट पुट कर दो, दैट इज कॉल्ड s1। तो पॉइंट पुट कर दिया h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 4 बैलेंस हो गया, xh माइनस yk इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ये इक्वेशन है उस कॉर्ड की जिसका मिड पॉइंट कौन है? hk। ये बात समझ में आ गई? ये उस कॉर्ड की इक्वेशन है जिसका मिड पॉइंट hk है। अब वो क्या कहता है? ये जो कॉर्ड है ये टच करती है पैराबोला को। तो पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब ये एक लाइन है, दिस इज अ लाइन, और ये पैराबोला है। पैराबोला को लाइन टच करती है तो क्या होगा? लाइन में से हम x निकालेंगे या y निकालेंगे, उसको पैराबोला में पुट करेंगे, पैराबोला में क्वाड्रेटिक बनेगी। उस क्वाड्रेटिक की कितनी रूट्स आएंगी? एक रूट आएगी, क्योंकि लाइन पैराबोला को टच करती है। अगर कट करती होती 2 पॉइंट्स पे तो 2 रूट्स आती, अगर टच ही नहीं करती, कट भी नहीं करती, तो नो रूट।
अब याद आया वो वाला कॉन्सेप्ट, लाइन एंड कोनिक को कैसे सॉल्व करते हैं? लाइन में से कुछ भी निकालो, x निकालो, y निकालो, उसको कोनिक में पुट करो। कोनिक में पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक बनेगी ही बनेगी। उस क्वाड्रेटिक की d डिस्क्रिमिनेंट वाला d पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, डिपेंड करता है लाइन किस तरह से कोनिक को ट्रीट करती है। वो कट करती है, टच करती है या बिल्कुल कट नहीं करती। तो यहाँ से हम कौन सी वैल्यू इजीली लेके जा सकते हैं? अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो मुझे स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो बेटर क्या है, x निकाल लो, यहाँ से x निकाल लेते हैं। एक्स एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस वाई के, x इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस वाई के ओवर h। ये वाली x की वैल्यू ले आओ यहाँ पे, तो अब y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एच स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर प्लस 8 वाई के ओवर h। क्रॉस कर दिया, h इंटू वाई स्क्वायर, अब बाकी टर्म्स में यहाँ पे ले आऊँगा 8 के इंटू वाई प्लस 8 के स्क्वायर माइनस 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई? दिस इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, और यहाँ पे टचेस वर्ड यूज है, मतलब लाइन, ये जो पैराबोला है लाइन जस्ट उसको टच करेगी, तो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब यहाँ से y की एक वैल्यू निकलनी चाहिए, दो नहीं आनी चाहिए। y की अब रूट्स तो दो आएंगी, बट वो कौन सी रूट्स होंगी? रिपीटेड रूट्स, सेम रूट्स। तो सेम रूट्स के लिए d क्या होता है? हमेशा 0। d इज ऑलवेज 0 फॉर इक्वल रूट्स। d कैसे फाइंड आउट करोगे? b स्क्वायर। अच्छा, इसमें a क्या है? लीडिंग कॉफिशिएंट a, लीनियर टर्म का कॉफिशिएंट b, और बाकी जो भी रह जाता है वो सब c। तो माइनस 8 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू एच इंटू 8 के स्क्वायर माइनस 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बन गई h और k की फॉर्म में इक्वेशन। यही वो इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी। ये है वो लोकस। अब इसको हम अपने ऑप्शंस के साथ मैच करवाएंगे। अच्छा, एक तो इसमें 8 का स्क्वायर 64, एक 8 यहाँ से कॉमन निकल आएगा, 8 4 जा 32। पूरी इक्वेशन को 32 से डिवाइड किया जा सकता है, तो बाकी बन गया 2k स्क्वायर माइनस h इंटू के स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लोकस निकालना है, देयरफॉर लोकस इज 2y स्क्वायर माइनस x इंटू वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, हमारी ऑप्शंस के साथ अभी कोई मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब हमें चेंज करनी पड़ेगी फॉर्म। हम इसको ओपन करते हैं, 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब बन गया, नेगेटिव बनेगा उधर जाके, है ना? हाँ, नेगेटिव बनेगा, या मतलब मैं इधर ही रख लूँ, अगर प्लस एक्स क्यूब लिख लूँ। अगर हम यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपका देखो ज़रा, सी ऑप्शन मैच हो रहा है, सी ऑप्शन मैच हो रहा है, वो आप मैच कर लीजिए। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन मैच हो गया, वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, और ये हो गया एक्स क्यूब के इक्वल। ये इसका आंसर है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।